गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत एचपी एजुकेशन के माध्यम से हमने अभी तक आपके सामने पेश हुआ हूँ राजस्थान जीके की श्रृंखला लेकर। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ लिए हैं। सबसे पहले इतिहास के स्रोत की जानकारी हमने ले ली है। दूसरे श्रृंखला में हमने प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त करी है। प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी। आज हम चालू कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण वो सब्जेक्ट है जहां वो टॉपिक है जहां से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में अक्सर आते हैं और इसकी संभावनाएं भी रहती है। देखिए, कई किताबों में एकीकरण को ढंग से भी दिखा रखा है। टेक्स्ट बुक, आपको पहले भी हमारी बात हुई थी कि टेक्स्ट बुक पढ़िए। ये फालतू जो स्टैंडर्ड बुक होती है, अच्छे राइटर उनको पढ़ने की आवश्यकता है, उपयोगी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है और ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी ये जो कुछ अनऑथेंटिक पुस्तकें होती है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे जो नोट्स हैं या हमारी जो क्लासें हैं वो ऑथेंटिक बुक्स पर आधारित है। किसी भी ऐसी वैसी बुक्स पर आधारित नहीं है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। हमारी जो नोट्स है वो अक्सर मानव संसाधन विकास मंत्रालय या हिंदी ग्रंथ अकादमी या अच्छे राइटर्स की बुक के ऊपर आधारित होती है हमारी क्लासें। इसीलिए आज हम चालू कर रहे हैं राजस्थान का एकीकरण का। मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद आपको किसी और बुक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और एकीकरण की हर वो छोटी से छोटी बात जो कहीं न कहीं क्वेश्चन को करने में सहायक होती है या क्वेश्चन वहां से आता है, उस सभी बातों को हम यहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे। वैसे हम प्रत्येक क्लास को डीप से डीप लेवल तक ले जाने की कोशिश करते हैं और हर उस बिंदु के ऊपर विचार करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, हर उस बिंदु को विस्तृत उल्लेख करते हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों के सुझाव हमारे लिए, मैंने पहले भी कहा है कि एज ए ऑक्सीजन कार्य करते हैं, तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं हमारे पास। और अगर आपको लगे कि इस चीज में कोई प्रॉब्लम है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम है या और कोई बात आपको लगे हमारे चैनल से संबंधित सुझाव, तो आप हमें जरूर पेश कीजिएगा। उनका मैं स्वागत करता हूँ। आपको पहले ही कहा है कि हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आपको एचपी एजुकेशन का चैनल और एक चैनल और है आईजेएस एजुकेशन हब, ये इसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है। तो आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों का जो व्यूज है, आप लोगों की जो सब्सक्राइब है, आप लोगों का जो लाइक है, वही हमारी ऊर्जा का काम करते हैं। तो हम चालू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। देखिए, टॉपिक है आज का हमारा राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हैं। हम एकीकरण मूल चालू करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं कि वास्तव में एकीकरण क्यों किया गया, एकीकरण करने से पहले कौन कौन सी योजनाएं थी, एकीकरण होने के समय क्या होते समय कौन कौन सी घटनाएं घटी, किन किन चीजों को हमको पढ़ना चाहिए या उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, एकीकरण का जो स्वप्न था या एकीकरण प्रारंभ कहां से हुआ या किस व्यक्ति ने सबसे पहले ऐसा कार्य किया कि जिसको हम कह सकते हैं यहां से एकीकरण माना जा सकता है। एकीकरण में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने, कितने चीफ कमिश्नर प्रदेश, वो बात की बातें हैं। उससे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने लगे तो हमारा देश जो है वो कई रियासतों में, लगभग 600-500 से ऊपर रियासतों में विभक्त था और उन सभी रियासतों को एकीकृत करने का कार्य दिया था सरदार पटेल साहब को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। और वल्लभ भाई पटेल ने सीनियर आईसीएस मेनन साहब के साथ मिलकर इस कार्य को बड़ी बखूबी के साथ, बहुत जानदार तरीके के साथ अंजाम दिया। इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। सरदार पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने इन 595 रियासतों को बड़े अच्छे तरीके से हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से
टैकल करते हुए हर रियासत का एकीकरण किया, इसीलिए उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दी। वैसे सरदार पटेल को सरदार की संज्ञा दी थी बारदोली की महिलाओं ने। एक क्वेश्चन बनता है कि सरदार पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दी, तो आप यहाँ पे बात आ गई इसलिए बता रहा हूं मैं कि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। देखिए ये क्वेश्चन एक बार बना था, सरदार पटेल को सरदार की संज्ञा किसने दी, बारदोली की महिलाओं ने। ओके, अब बात करते हैं हम राजस्थान के एकीकरण की। पहला क्वेश्चन हालांकि आज तक नहीं आया है, लेकिन एनालिटिकल देखो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इन तथ्यों से परे जाता है। एक तो होता है फैक्ट, तो फैक्टों से फैक्ट जो होते हैं इनसे परे जाकर बाय द वे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि, और आजकल जैसे कि 2015 महिला सुपरवाइजर के एग्जाम के बाद हमने देखा है कि अक्सर ऐसा ट्रेंड चलता है कि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार आरएएस में आया था कि जो 72 डिग्री देशांतर कौन से जिले से होकर गुजरती है। देखिए उससे पहले केवल किताबों में गाइडों में ये था कि राजस्थान का प्रारंभ कौन से देशांतर से अक्षांश से होता है, कौन से देशांतर पर खत्म हो जाता है, कौन से अक्षांश से प्रारंभ होता है, कौन से अक्षांश पर खत्म हो जाता है, ऐसा किताबों में था। क्वेश्चन ये बना था कि कौन से देश 72 डिग्री देशांतर कौन से जिले से निकलती है। एक इसी से समानांतर एक क्वेश्चन में और बता रहा हूं आपको, 4 जिले दे दिए थे और उन जिलों में ये बता दिया, आरएस की बात कर रहा हूं कि कौन सा निम्न 4 जिलों में से सबसे पश्चिम का जिला छांटिए। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन बना था एक बार। क्या कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कटोरे के आकार का जो जिला है वो कौन सा है, या घोड़े की नाल की समान जिला है वो कौन सा। इस प्रकार के एनालिटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर एग्जामिनर इस एनालिटिकल अप्रोच पर चला जाता है तो उस अप्रोच पर जाने के बाद क्वेश्चन कठिन बनता है। कठिन बनता है तो हमको क्या है कि हर उस क्षेत्र की, हर उस क्राइटेरिया की, हर उस दायरे की जानकारी होनी चाहिए जहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए चाहे कोई क्लास कहां से चालू करती है, कोई क्लास पर हम उस एनालिटिकल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने का के चांस ज्यादा होते हैं। पहली बात हम करते हैं कि जो राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास किस व्यक्ति ने किया, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो प्रयास किया है अकबर ने। पहला क्वेश्चन जो है बन सकता है, आज तक बना नहीं है, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम प्रयास अकबर द्वारा किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, अकबर ने ऐसा क्या किया कि राजस्थान का एकीकरण हुआ, या उसका प्रयास किया, या उसकी जड़ें वहां पे है। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है, 1570 में अकबर ने एक दरबार का आयोजन किया था। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। अब यहां से क्वेश्चन आने में कई क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर भी हम उसको एक एक करके देखते हैं। आप पहली चीज कि नागौर दरबार में राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जो नहीं गया था, ये क्वेश्चन बाय द वे, हालांकि हम इसकी बात फिर करेंगे। और आप अगर ये क्वेश्चन आया तो 100% इसमें ऑप्शन आएगा, पहला महाराणा प्रताप का ऑप्शन आएगा, दूसरा आएगा चंद्रसेन का, तीसरा आया चौथा में उदय सिंह आ सकता है। तो 1570 की बात है और 1570 में मेवाड़ का शासक जो था वो उदय सिंह था। राणा उदय सिंह जी जो थे वो मेवाड़ के शासक थे और 1570 में उदय सिंह जी ही वो व्यक्ति थे जो नागौर दरबार में नहीं गए। इसके अलावा चंद्रसेन भी गए थे, लेकिन वहां का माहौल अपने अनुकूल नहीं देखा, इसलिए वापस वहां से निकल गए, वो एक अलग बात है। लेकिन 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार आयोजित किया तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह वहां पर नहीं गए थे। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में पहला ऑप्शन होगा महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप जो शासक है वो बनते हैं 1572 में। प्रताप कब बन रहे हैं? 1572 में। मतलब जब नागौर दरबार आयोजित किया था उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक कौन है? महाराणा प्रताप न होकर उदय सिंह है, इसलिए ऑप्शन में क्या होना चाहिए? उदय सिंह राइट होगा। दूसरा, अकबर ने जो नागौर दरबार आयोजित किया था वो किसकी सलाह पर आयोजित किया था? ठीक है, तो यहां पर यह है कि यह सलाह दी थी उन्हें भारमल ने। भारमल कछवाहा। भारमल कछवाहा वो है जिसने अपनी पुत्री का विवाह, हमने बात की थी एक बार, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई
हरका बाई का विवाह किसके साथ किया था? अकबर के साथ किया था। अकबर के साथ हरका बाई का विवाह किया था और इस हरका बाई का नाम रखा था मरियम, मरियम उजमानी। ठीक है, अब क्वेश्चन हालांकि हम और दूर चले जाएंगे, फिर इसकी बात बाद में करेंगे, तो फिर भी जब इसकी बात आएगी तो देख लेते हैं। इसका नाम मरियम उजमानी किसने रखा? तो इसका नाम मरियम उजमानी रखा था सलीम ने। सलीम और जहांगीर ने इसका नाम रखा मरियम उजमानी। ओके, बात करते हैं 1570 में नागौर दरबार का आयोजन हुआ। नागौर दरबार का जो था वो कहां पे? तो नागौर में आयोजित किया गया। उदय सिंह उसमें भाग नहीं लिया था। सलाह उदय सिंह ने भाग नहीं लिया था। सलाह किसने दी थी? तो भारमल ने दी थी। और भारमल ने क्यों दी थी? क्योंकि भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था और ऐसा करने वाला भारमल राजस्थान का पहला शासक था। हरका बाई के साथ विवाह अकबर का विवाह करने वाला या राजपूत मुगल मैत्री विवाह मैत्री वाला जो व्यक्ति था, करने वाला जो व्यक्ति था, वो राजस्थान का पहला शासक था भारमल। प्रथम शासक भारमल था। ठीक है, और भारमल ने ही इस विवाह डिप्लोमेसी का प्रारंभ किया मुगलों के साथ। उसके बाद लगभग सभी राजाओं ने अपनी पुत्री बहनों का विवाह मुगलों के साथ किया। मुगल भी चाहते थे कि राजपूत भी हमारे बेटियां इनको ले जाए, लेकिन राजपूतों ने यह स्वीकार नहीं किया, तो केवल मुगलों ने उनके साथ विवाह किया। किंतु मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिसने कभी भी मुगलों के साथ विवाह संबंध स्वीकार नहीं किए। महाराणा प्रताप उस समय शासक नहीं थे, उदय सिंह जी शासक थे। उदय सिंह जी 1570 के नागौर दरबार में नहीं गए। किसने सलाह दी थी? तो भारमल ने सलाह दी थी। दूसरी बात यह आती है कि नागौर दरबार कहां आयोजित किया गया था? तो सीधी सी बात है, नागौर के किले में आयोजित किया गया था। नागौर के किले में आयोजित किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है, अगर वाइदवे बनता है कि नागौर दरबार जिस किले में आयोजित किया गया था उस किले का निर्माण किसने किया था? अब देखिए, उस नागौर किले का निर्माण किया था केम्बास ने। केम्बास या कदमवास। कदमवास, देखिए सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब केम्बास या कदमवास एक बार क्वेश्चन आया था कि पृथ्वीराज चौहान के सेनापति का क्या नाम था? तो केम्बास। पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज खड़ के सेनापति का नाम क्या है? केम्बास या कदमवास। और इस कदमवास की हत्या भी पृथ्वीराज चौहान ने ही करवाई थी। ये बात की बात है, जब हम चौहान पढ़ेंगे उसके अंदर इसकी डिटेल बात करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने केम्बास की हत्या क्यों करवाई, किस लिए करवाई, ये सारी की सारी बातें उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी राजवंश हमारे बाकी है। हमने सभ्यताओं के बाद सीधी एकीकरण लिया है, इसके बाद हम 1857 की क्रांति में आएंगे, उसके बाद हम जनजातीय आंदोलन में आएंगे, उसके बाद हम प्रजामंडल आंदोलन में आएंगे, उसके बाद हम महिलाओं की भूमिकाओं में आएंगे। लेकिन वर्तमान में अभी हमने राजस्थान का एकीकरण का टॉपिक स्टार्ट किया है। और दोस्तों, मुझे विश्वास है पूर्णतः विश्वास है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, हमने अभी एक लाइन लिखी है, लाइन में हमने इतने क्वेश्चन बना के मैंने बता दिए कि इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और भी हो सकता है, पर हम ये जीके है, अथाह है, इसमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट पहला है कि अकबर इसका प्रयास करता है 1570 में। अब उसने क्या किया? तो 1570 में जब नागौर दरबार आयोजित किया और नागौर दरबार के बाद उसने अपने संपूर्ण सूबों को, अपने राज्य को 1580 में, अकबर की बात कर रहा हूं, 1580 में अकबर ने अपने संपूर्ण राज्य को 12 सूबों में बांटा। 12 सूबों में बांटा और 12 सूबों में एक सूबा था अजमेर। एक सूबा अजमेर था। ये जो राजपूताना था, ये राजपूताना अजमेर के अंतर्गत आता था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सूबे क्या है? तो देखिए, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार की थी
केंद्र, सूबा, सरकार, चकला, परगना, गांव। ठीक है, गांव वर्तमान का गांव उसी प्रकार से केंद्र माना तो अभी का दिल्ली, जैसे आज का दिल्ली है उसे हम केंद्र मान सकते हैं। सूबा बोले तो आज का राज्य, सरकार बोले तो संभाग, चकला बोले तो आपके जिला, और परगना बोले तो पंचायत समिति। इसका कंपेयर हमने किया है कि इस प्रकार से उस समय भी डिवाइडेशन होता था प्रशासन का, और अकबर ने भी अपने संपूर्ण प्रशासन को, संपूर्ण राज्य को 12 सूबों में बांटा था, और 12 सूबों में एक सूबा अजमेर था। राजपूताने का जो भूभाग था उसकी अजमेर सूबे में आता था। और ये एक जो मुगलों की ये जो मैंने प्रशासनिक व्यवस्था बताई उसमें एक चकला है, चकला केवल एक राजा के समय था, इसलिए विशेष बात उसकी है। तो 12 सूबों में बांट दिया। 12 सूबों में राजपूताना भी एक सूबा था जो कि अजमेर सूबा था, राजपूताना का भूभाग उसके अंतर्गत आता था। ये बात तो करते हैं हम मध्यकाल की। ये जो अकबर ने जो प्रयास किया है वो मध्यकालीन प्रयास है, मध्यकालीन प्रयास है। जैसे कि हमको पता है कि अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 से लगा के 1605 ईस्वी तक आता है, और 1605 में अकबर की 35 से मृत्यु हो जाती है। 35 से मृत्यु हो जाती है अकबर की मृत्यु। ये मध्यकाल में जो पहला प्रयास है राजस्थान को एकीकरण का, वो प्रारंभ किया है अकबर ने, अनायास ही सही। ऐसी कोई मंशा नहीं थी, उसके बावजूद ये कह सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण का मध्यकालीन प्रयास या प्रथम प्रयास किसने किया है, तो अकबर ने किया है। आप इसको एक बार हम वापस देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण का पहला प्रयास किया गया अकबर द्वारा। अकबर ने क्या किया है, तो 1570 में नागौर दरबार आयोजित किया। नागौर दरबार कहाँ आयोजित किया गया, नागौर के किले में। इस किले का निर्माण जो है वो केम्बास या कदमवास ने किया था। कदमवास अहीर वाटिका जागीरदार था। देखिए कदमवास कहाँ का जागीरदार है, तो अहीर वाटिका जागीरदार है, अहीर वाटिका जागीरदार है। और किसका सेनापति है, तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति, पृथ्वीराज थड़ का सेनापति है। बाद में पृथ्वीराज थड़ इसकी हत्या करवा देता है। बात करते हैं नागौर दरबार की। तो नागौर दरबार जो है वो किसकी सलाह पर आयोजित किया गया, तो भारमल की सलाह पर आयोजित किया गया। नागौर दरबार में कौन व्यक्ति नहीं गया था, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी साहब नहीं गए थे। क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया आपको प्रताप अगर ऑप्शन में होगा तो भी नहीं करना है, क्योंकि प्रताप उस समय शासक नहीं थे। प्रताप शासक बनते हैं 28 फरवरी 1572 के दिन, क्योंकि 28 फरवरी 1572 को धुलंडी है, और उसी दिन उदय सिंह साहब की मृत्यु होती है। उसी दिन उदय सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाता है, और 28 फरवरी को ही प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। कुछ बुक्स में 1 मार्च लिखा गया है, किंतु 1 मार्च को नहीं, 28 फरवरी को ही उसका महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया था। एक को तो दूसरे प्रोग्राम किए गए थे। ये इसका उल्लेख करती है सगत रासो एक पुस्तक है, वो उल्लेख करती है कि 28 फरवरी को राज्याभिषेक कर दिया गया था। भारमल ने अपनी बेटी हड़काबाई का विवाह अकबर के साथ किया था, और उसी में सलाह दी थी कि आप ऐसे राजस्थान के राजपूतों को एकत्रित करो। कैसे, जब अकबर को भारमल ने समझाया कि देखो यहाँ पर गजनवी आए, गोरी आए, गुलाम आए, ऐबक आए, गौरी आपके खिलजी आए, तुगलक आए, लोधी आए, सभी आए, लेकिन राजस्थान में स्थापित नहीं हो पाए। बाबर भी आया, बाबर भी 1526 में आक्रमण, कई बार आक्रमण करता है, 1526 में स्टेबल होता है। 1530 तक उसने अपने आप को स्टेबल करने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। हुमायूं ने भी अपने आप को यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। तो आखिर ऐसा क्या कारण था कि एक भी मुसलमान हिंदुस्तान में स्थापित नहीं हो सका? तो ये बात अकबर को बताई भारमल ने कि जैसे ही मुस्लिम सत्ता कमजोर होती है, राजपूत उनकी सत्ता को उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा कुछ किया जाए कि राजपूत तुम्हारे मित्र बन जाए, और इसी नीति का पर काम करते हुए अकबर ने राजपूतों से मित्रता की और नागौर दरबार आयोजित किया राजपूतों की मित्रता को हासिल करने के लिए। और पहला जो, और उसको ऐसा प्रस्ताव मिल भी गया
कि बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था, तो एक ऑप्शन भी मिल गया कि ऐसा भी हो सकता है, और उसने अपनी पुत्री मरियम उजमानी या हरकाबाई का विवाह करवाया, और मरियम उजमानी नाम जिसने दिया तो सलीम ने दिया है। और उदय सिंह जी उस में नहीं गए, उस नागौर जो दरबार था उसमें शामिल होने नहीं गए। अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया है। 12 सूबों में बांटने के बाद अजमेर सूबा बनाया, राजपूताना का भूभाग जो था वो अजमेर के अंतर्गत रखा गया। ये बात ध्यान रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो बात थी मध्यकाल की। अब बात करते हैं हम आधुनिक काल में राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले प्रयास किसके द्वारा किया गया है। वर्तमान में राजस्थान के एकीकरण का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो हम बात करते हैं कोटा के शासक भीम सिंह जी की। महाराजा भीम सिंह जो है, कोटा के शासक भीम सिंह, ये भीम सिंह जो है वो सेकेंड है। आधुनिक काल में राजस्थान को एकत्रित करने का प्रयास किया है भीम सिंह जी ने, आधुनिक काल में। और भीम सिंह जी क्या करते हैं कि वो हाड़ौती की 4 रियासतों को मिलाने की कोशिश करते हैं। हाड़ौती की जो रियासतें हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। देखिए भीम सिंह जी ने क्या किया है, आधुनिक राजस्थान में, आधुनिक इतिहास में राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किया है, और उसके अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को अपना विलय जयपुर के साथ करें। ये प्रयास जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का था, सवाई मान सिंह का था, किंतु ये जो छोटी छोटी रियासतें थी, इन छोटी छोटी रियासतों को जयपुर के शासक सवाई मान सिंह पर विश्वास नहीं था। इस अविश्वास के कारण ये योजना अधूरी रह गई, और आखिरकार इस योजना का भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। फिर ऐसा ही प्रयास मेवाड़ के शासक महाराणा भोपाल सिंह करते हैं। महाराणा भोपाल सिंह जी एक ऐसा ही प्रयास करते हैं, और वो चाहते हैं कि एक संघ बनाया जाए। इस के अंतर्गत वो चाहते हैं कि एक संघ, जिसको हम राजस्थान संघ का नाम भी दे सकते हैं, ऐसी एक राजस्थान यूनियन बनाई जाए, राजस्थान यूनियन कह सकते हैं इसे, और उसका इन सब रियासतों को मिलाकर एक बड़ी, जिसमें आपके मेवाड़ की सभी रियासतें, जोधपुर, जयपुर शामिल हो। और ऐसा ही प्रयास एक गोपाल सिंह जी ने भी किया, किंतु ये भी ज्यादा सार्थक नहीं सिद्ध हो पाया। और ऐसा ही एक प्रयास डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने भी किया। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह जी ने भी किया। कोटा के शासक जो है वो उपाधि लगाते हैं महाराव की। जयपुर के शासक उपाधि लगाते हैं सवाई की। मेवाड़ के शासक उपाधि लगाते हैं महाराणा की, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासक उपाधि लगाते हैं महाराणा की। तो ऐसा ही एक प्रयास डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी भी करते हैं, और वो चाहते हैं कि बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात की रियासतें ईडर, और एक रियासत का नाम था पंचमहल। ये कुछ छोटी छोटी रियासतें थी। ये छोटी छोटी रियासतें मिलकर एक बड़ा वागड़ संघ बनाए, और उनको ये लगा कि ये वागड़ संघ इस प्रकार से बन सकता है, किंतु फिर भी ऐसा कोई प्रयास सफल नहीं हो पाया, और वागड़ संघ बनने का सपना भी अधूरा रह गया। देखिए
कोटा के शासक भीम सिंह जी ने एक प्रयास किया हाड़ौती संघ बनाने का, और उन्होंने कोटा गोंदी बारा झालावाड़ को इकट्ठा किया, लेकिन ये भी प्रयास सफल नहीं हुआ। यह आधुनिक राजस्थान का प्रयास था पहला। फिर जयपुर के शासक सवाई मानसिंह भी एक प्रस्ताव रखते हैं, इसके तहत वो कहते हैं कि सभी छोटी छोटी रियासतें अपना विलय जयपुर में करें। ये प्रयास भी सफल नहीं हुआ। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह जी भी ऐसा ही प्रयास करते हैं और एक राजस्थान यूनियन बनाने की बात करते हैं, राजस्थान यूनियन बनाने की बात करते हैं। और इस यूनियन के तहत वो चाहते हैं कि सभी छोटी छोटी रियासतें या बड़ी रियासतें मिलकर मेवाड़ के अंतर्गत आए, और इसी प्रकार उन्होंने इसका एक सम्मेलन जून, राजस्थान यूनियन का एक सम्मेलन जून 1946 में उदयपुर में रखा भी सही इन्होंने, और जून 1946 में उदयपुर में एक सम्मेलन भी आयोजित किया राजस्थान यूनियन का, लेकिन ये प्रयास भी सफल नहीं हो पाया। फिर प्रयास हुआ डूंगरपुर की ओर से। डूंगरपुर के महाराजा जो है लक्ष्मण सिंह जी, वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ईडर और पंचमहल को मिला के वागड़ संघ बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये प्रयास भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद का अध्ययन हम आप इस दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो नीचे आप बकायदा कमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।